नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और वो है राजस्थान की समसामयिकी। राजस्थान की समसामयिकी से संबंधित कुछ मेन बातें करके और अपन टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान की जो समसामयिक पोर्शन है, जैसे हम करंट अफेयर्स कह सकते हैं, यह मैं शुरू कर रहा हूँ आज से जनवरी 2025 से लेकर और ये चलेगा जनवरी 2026 तक। ठीक है, एक साल का पूरा करंट अफेयर रहेगा। इसमें 3 एग्जाम मेन मुख्य रूप से फोकस किए गए हैं। एक आपके ग्रेड सेकंड के अंदर आपको पता है कि राजस्थान का जीके आता है, समसामयिक कंप्लीटली पूछी जाती है फर्स्ट पेपर के अंदर। दूसरा कवर करेंगे ग्रेड थर्ड अध्यापक, जो कि जनवरी 2026 में होने वाली है। उसका करंट भी कंप्लीटली राजस्थान का ही पूछा जाता है। और तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें 50 अंकों का पेपर होता है और जिसमें से 20 अंकों का जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि 50 में से 100 प्रश्न आते हैं, तो उसमें से 20 प्रश्नों का कंटेंट अध्यापक करंट अफेयर से पूछा जाता है। तो एपी ये 3, इसके अलावा अन्य राजस्थान के वे सारे एग्जाम्स जिसमें राजस्थान की समसामयिक पूछी जाती है, चाहे आरएएस का हो चाहे एसआई का हो, सभी में पूछी जाती है। तो ये श्रृंखला हम शुरू करेंगे, इन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब बात आती है कि क्लासेस कैसे अपलोड की जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स ले लूँगा, जनवरी 2025 का। ठीक है, आज तारीख है आपकी 16 मार्च। ठीक है, अगली जो क्लास आएगी वो आएगी 23 मार्च को, और 23 मार्च की जो क्लास होगी उसमें मैं फरवरी पूरा कवर करूँगा। ठीक है, फरवरी। और उसके बाद में क्लास जो आएगी वो आएगी आपकी 30 मार्च की। 30 मार्च का जो क्लास आएगी उसमें मैं मार्च पूरा कवर करूँगा। ठीक है, मार्च 2025 का कंटेंट। ठीक है, उसके बाद में अगली क्लास आएगी 7 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को मैं कवर करूँगा पिछले 3 महीने का स्पोर्ट्स और स्कीम्स योजना जितनी भी है वो सारी कवर करूँगा। ठीक है, उसके बाद में 30 अप्रैल को आपके कंप्लीटली अप्रैल कवर पूरा करूँगा। तो अप्रैल तक का ये शेड्यूल रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि 5 कक्षाएं आएगी अप्रैल तक। तो मार्च और अप्रैल इस 1.5 महीने में कुल 5 कक्षाएं आएगी और इसमें अप्रैल तक कवर रहेगा। उसके बाद 15 दिन में एक क्लास आएगी जिसमें 15 दिन का करंट अफेयर्स होगा। जैसे एक कक्षा 15 मई को, तो दूसरी 30 मई को, फिर 15 जून को, 30 जून को, 15 जुलाई को, 30 जुलाई को, 15 अगस्त को, 30 अगस्त को, ऐसे आपके महीने में 2-2 क्लासेस आएगी। तो आप ये समझ लीजिए 5 कक्षाएं ये हो गई। उसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो 9 महीने वो, तो 9 दूनी 18 और 5 टोटल 23 कक्षाएं हो जाएगी। ठीक है, इन 23 कक्षाओं में मैं कोशिश करूँगा कि पूरा आपके साल भर का करंट अफेयर्स कवर कर लूँ। ठीक है, अब इसमें मेरे सोर्स क्या रहे हैं? इसमें मेरे सोर्स रहे हैं आपके अखबार जितने भी हैं, अखबार की हर एक घटना को मैंने कवर किया है इसमें, प्लस राजस्थान जो सूजस है, सूजस को पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। इसके अलावा और भी कोई यूँ समझ लीजिए कि इवेंट्स जो पेपर्स में आते हैं वगैरह में, और पेपर में कई बार नहीं भी आते हैं, टीवी वगैरह में न्यूज़ में रहते हैं, तो उन सब को भी हमने कवर करने की कोशिश की है। तो इस तरह से एक अच्छे कंटेंट के तौर पे हमने अच्छे सोर्स यूज़ किए हैं। मुझे बड़ा भरोसा है कि प्रश्न बार जाना नहीं चाहिए। ठीक है, आप हालांकि आप अपने सोर्स में पढ़ सकते हैं, आप जिन भी पत्रिकाओं में पढ़ते आ रहे हैं उनको आप जारी रखिए, मैं मना नहीं करूँगा। मगर अगर आप ये साल भर की 23 क्लासेस देख लेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको एडवांस मिलेगी, और एक रजिस्टर बना लोगे तो मुझे लगता है कि 23 कक्षाओं का कंटेंट अगर 4-5 पेज तैयार होते हैं तो आपके 60-70 पेज की एक बुकलेट तैयार हो जाएगी। तो एग्ज़ाम से पहले आप उसको 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि राजस्थान के अंदर छोटी मोटी कई घटनाएं घटित होती रहती है, तो हमने सारी घटनाओं को कवर किया है। मगर
कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो उसके आगे मैं एक साइन लगा लूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर आप विशेष ध्यान देना। कुछ घटनाएं ऐसी होती जो हुई तो है लेकिन इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो नोट्स में भले आप उनको शामिल न भी करें, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट हम लगाएं उन घटनाओं को आप शामिल कर लेना। फिर आपको अपने कुछ और कंटेंट आप करंट का जैसे देखते हैं और आपको कोई नई बात मिलती है तो उसमें आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि करंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप लास्ट 1 महीने में या 10 दिन में तैयार नहीं कर सकते। इसको आप अगर नियमित रखते हैं तो ये एक ऐसा पोर्शन है, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर लगभग 15 से 20 प्रश्न आते हैं, सारे सही किए जा सकते हैं। तो अध्यापक में भी आपको पता है इतने कितने सवाल आते हैं, कॉलेज लेक्चर में 20 प्रश्न आते हैं, और बाकी परीक्षाओं में भी करंट खूब पूछा जाता है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड का जो करंट है वो तो क्या है कि नेशनल इंटरनेशनल सारा ही है। आरएस में भी 10 से 15 प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं, राजस्थान का करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का पेपर जितने भी आ रहे हैं सारे अच्छे लेवल के पेपर आ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मुझे लगता है आपको इन चीज़ें को अच्छे से पढ़ना चाहिए, साथ में एक आधी मासिक पत्रिका भी पढ़नी चाहिए जिसमें कुछ नया करंट अफेयर्स का कुछ बिंदु मिलता है तो आप अपनी बुकलेट में ऐड कर दें, ठीक है। तो डेली अगर आप आधा पौना घंटा या सप्ताह के अंदर एक दिन भी अगर 2-2.5 घंटे करंट को देते हैं, 7 दिन में एक बार आप रविवार को जैसे क्लास आती है क्लास के साथ, और डेली आधा घंटा अगर आप करंट पढ़ते हैं तो आपका करंट बड़ा सॉलिड हो जाएगा। और करंट सॉलिड होने से न केवल कॉन्फिडेंस आता है बल्कि 8, 10, 15 जो प्रश्न आते हैं वो सारे सही हो जाते हैं। अगर आपने करंट नहीं पढ़ा है तो पूर्व ज्ञान का उपयोग आप करंट अफेयर्स में नहीं कर सकते। आप पूर्व ज्ञान का उपयोग भूगोल में कर सकते हैं, इतिहास में कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं। करंट पूर्व ज्ञान के बेस पे नहीं होगा क्योंकि पूरा नया ज्ञान होता है, इसलिए इसको ढंग से तैयार करना ज़रूरी होता है। और कई बार हम 2-5 नंबर से रहते हैं ना पीछे परीक्षाओं में, तो उसके पीछे ये कारण होता है कि करंट अफेयर सर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट एग्जाम टाइम में हमें मैसेज करते हैं कि सर करंट कैसे तैयार करें। अब करंट कैसे तैयार करोगे? जो काम आपको भर्ती के साथ ही शुरू कर देना चाहिए था, फिर पूछते हैं सर कितने महीने का पढ़े हैं, कौन सी किताब से पढ़े हैं, तो फिर वो परीक्षक थोड़ी पूछ देखते हैं कि कितने महीने का करना है, ठीक है। 1 साल का तो आपको पढ़ना ही होता है परीक्षा से पहले, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश है कि आपको करंट अफेयर्स की आदत डालूं। ज़्यादा क्लासेस नहीं है, आप देख लो 23 से 25 क्लासेस होगी, साल भर का करंट अफेयर मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान का कवर करूं, और साथ में आप है वो अपने स्तर पे भी पढ़ते जाओगे तो आपको भी थोड़ा और बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो बात को शुरू करते हैं। ये कुछ मेन बातें थी जो करंट अफेयर्स और आगे की अपनी जो इस पूरी फ्यूचर प्लान है उसके लिए थी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये जनवरी का करंट अफेयर्स, आज की जो कक्षा है ये कम्प्लीटली जनवरी की है, और इस पीपीटी को मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। और पीपीटी को भी, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं दिख रही होगी तो आप पीपीटी को अच्छे से आप है वो पढ़ पाओगे, तो मैं उसको मेरे टेलीग्राम, मेरे नाम से मेरा टेलीग्राम है, आपको पता होगा, आपके ज्वाइन होगा, वहाँ मैं अपलोड कर दूंगा और आप उसको अच्छे से एक प्रकार से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्लास को सुन लीजिए और पीपीटी को देख लेना, क्योंकि आपको इस चीज़ों से है वो फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बिंदु है अभी नहीं अभियान। ये अभियान जनवरी में शुरू किया गया था। देखो नाम से पता चलता है अभी नहीं का मतलब होता है कि एक बच्ची अपने माँ बाप से कह रही है कि अभी मेरी शादी नहीं होनी चाहिए। ये एक अभियान चलाया था जिसका मेन उद्देश्य था बाल विवाह को रोकना और जो युवा लड़कियों को अपने सपने पूरा करने के लिए उनको अवसर देना। ये जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है जयपुर में, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था और मेन उद्देश्य जो था वो था आपके बाल विवाह को रोकना। तो इसमें आपको कैसे याद करना होता है, बड़ी सिंपल सी पॉइंट देखना होता है। सबसे पहले दिमाग में ये रखना होता है अभियान का नाम ये है और ये RSLSA ने शुरू किया और मेन उद्देश्य क्या है, बाल विवाह को रोकना, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी उसी हिसाब से अभी नहीं अभियान। हालांकि इतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दिमाग में इतना रख लेना कि अभी नहीं अभियान का मतलब है बाल विवाह से। एक लाइन में आप खत्म कर देना इसको, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जहां बहुत महत्वपूर्ण बात आएगी उस समय मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा है आपके राजस्थान मरु। अब इसमें आपको ये मैंने जो 2 अंडरलाइन की है,
बस इसका आप वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। क्या करना, एक तो ये ध्यान रख लेना, और इसके अलावा एक ये बाल विवाह को रोकना, ये देख लेना। बस ये 2 चीज़ें इस पूरे में इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब राजस्थान मरु उड़ान महिला सशक्तिकरण। अब मरु का मतलब है मरुस्थलीय क्षेत्रों से, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए है और महिलाओं को सशक्त करने की एक पहल है। ठीक है, जो बाड़मेर के जिला कलेक्टर ने बेटी बचाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी, जिसमें आपकी महिलाओं को शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह देना था। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसमें एक अभी नहीं अभियान का थोड़ा सा आप देख लेना। उसके बाद में ये गो स्नेह पात्र, इसको कोई नहीं, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको देख के छोड़ देना, ये पढ़ लेना आप। ठीक है। ऑपरेशन साइबर शील्ड, साइबर शील्ड का मतलब होता है जो आजकल साइबर फ्रॉड होते हैं उससे लोगों को बचाने के लिए ये काम किया गया, साइबर अपराधों से लोगों को बचाना। ये एक आप है वो लिख लेना और इसको आप देख लेना। ठीक है, कि ऑपरेशन साइबर शील्ड का मतलब होता है, शील्ड का मतलब होता है रक्षा कवच, तो साइबर से सुरक्षा देने का ऑपरेशन था जो 2 से 31 जनवरी तक आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान पुलिस भी शामिल है, इसमें साइबर एक्सपर्ट टीम भी शामिल है। ये लोग इसको लोगों को साइबर सुरक्षा देने का काम करते हैं। तो ये पूरा अभियान है वो जनवरी में चला था। ठीक है। इसके बाद में नींव, लड़कियां भागें सबसे आगे। अब देखो ये लड़कियां भागें सबसे आगे का मतलब क्या है, यहाँ पे लड़कियों का शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास जो है वो सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसमें लड़कियों को सबसे आगे रखने की एक थीम है और अब आप देख पा रहे होंगे ये काम है पूरा, और ये लाडो फाउंडेशन का काम है, हमारी लाडो फाउंडेशन का। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा की जो बालिकाएं हैं, अब देखो स्कूली शिक्षा के जो पेपर है 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये। अब 6ठी 7वीं 8वीं की बालिकाओं को 10 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसका नाम है नींव, लड़कियां भागे सबसे आगे। ये लिख लेना एक बार आप। ठीक है, ये टीबी मुक्त ग्राम अभियान, ये अभी इतना काम का नहीं है और एक बार ठीक है, ये फिर आप कहोगे सर काम का नहीं है तो इसमें क्यों लिखा इसलिए है कि अखबार की ये न्यूज़ बनी हुई है और सूजस में भी थी तो हमने लिख लिया। बस एक बार पढ़ लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि याद आ जाता है। जैसे अब जैसे ये पॉइंट आ गया, मान लो ये बिंदु आ गया ऑपरेशन साइबर शील्ड, अभी मरु उड़ान, तो दिमाग में रहेगा ना कि मरु क्षेत्रों में बच्चियों के उसके लिए थोड़ा ऑप्शन देखने के बाद कई बार चीज़ें रिकॉल हो जाती है, इसलिए हमने इसमें शामिल कर लिया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आएगी उनको अपने को याद रखना है। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि यह है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ठीक है, ये आपके शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा पहले और इसका नाम ये था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। लर्निंग गैप को दूर करना था। लर्निंग गैप क्या होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है और उसका लेवल 8वीं जैसा है नहीं, क्यों, क्योंकि कोविड काल में बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन की जो लेवल है वो उस क्लास के अनुरूप नहीं है। तो उन बच्चों को उस क्लास के अनुरूप या क्लास की जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देना और उसका गैप जो दूर करना होता है, जो ब्रिज होता है, उसको पूरा करने के लिए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम अभियान जो है वो चलाया गया था, जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 11 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था। अभी सरकार ने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, अभी नाम इसका चेंज करके क्या किया है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये शिक्षा के नवाचारों में ये प्रश्न जो है वो बन सकता है और ये शिक्षा की योजनाओं में भी बन सकता है प्रश्न, इसलिए इसका आप थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, ये था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। अब इसका नाम बदल के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया है, जिसका मेन कार्य क्या था, आपके स्कूली छात्रों को कोरोना काल में जो पढ़ाई की नुकसान हुई थी उनके लिए ये रेमेडियल कार्यक्रम चलाएगा और इस तरह से ये एक प्रकार से जो लर्निंग गैप था उसको खत्म करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्वच्छता हल्ला बोल अभियान, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद में जो काम है आईफा ग्रीन चैलेंज अभियान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। आपको बता दूं कि जयपुर के अंदर अभी
मार्च में आईफा अवार्ड आयोजन किया गया था। ये 9 मार्च में हुआ था, अभी हुआ था ये। हालांकि ये जनवरी की घटना है, तो जनवरी में हुआ नहीं था उस समय। अभी 8 और 9 मार्च 2025 को जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ये 25th इंटरनेशनल अवार्ड फॉर फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड है ये आईफा के। तो ये 25th था। इससे पहले 24 बार आयोजन हो चुका है। ये 25वां आयोजन है, और ये 25वां जो आयोजन है ये जयपुर में आयोजित हुए। पहली बार ऐसा अवसर था जब आईफा का सम्मेलन कहाँ हुआ है, जयपुर के अंदर हुआ है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जयपुर में 8 से 9 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया। अब इसके अंदर क्या एक चैलेंज थीम रखी गई थी, जिसमें ये था कि जितने भी लोग भाग लेंगे वो सभी अपने नाम का एक पेड़ पौधा लगाया जाएगा। बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आईफा का संबंध किससे होता है। ये फिल्म पुरस्कार है, किस नंबर के हैं, 25th नंबर के हैं, और जयपुर में हुआ 8-9 मार्च 2025 को हुआ था, जिसमें जो भी लोग भाग लेंगे उनको उनके नाम पर एक पेड़ लगाया जाएगा। तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बढ़िया लिख लेना है। जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, जो IIMP लिख रहा हूँ ये तो आपको बढ़िया याद रखने हैं। हाँ, बाबुल की बिटिया अभियान प्रतापगढ़, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि नाम से पता चल जाता है कि इसमें आपके एकल महिलाओं को प्रशासन द्वारा सहायता दी जाएगी। बट ध्यान ये रखना है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है, ये शुरुआत हो रही है प्रतापगढ़ से। ठीक है, तो प्रतापगढ़ से है तो थोड़ा सा इसका देख लेना कि प्रतापगढ़ में ये अभियान शुरू किया गया। कई बार ऐसे एक थीम आती है कि संकल्प प्रोजेक्ट, तो ये डूंगरपुर, तो ऐसे आ जाता है कि किस जिले से शुरू किया गया, तो डूंगरपुर से संकल्प प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और सुरक्षित प्रसव जो है वो करवाना है। ये मेन 2 उद्देश्य हैं, तो इनका थोड़ा देख लेना। दोनों प्रोजेक्ट का शॉर्ट में नोट डाल देना। कर्म भूमि से मातृभूमि, देखो नाम से पता चल जाता है। कर्म भूमि का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति जिस जगह पे काम कर रहा है उसको हम कर्म भूमि कहते हैं, और मातृभूमि उस स्थान को कहते हैं जहां पे व्यक्ति जन्म लिया है। तो इस अभियान में क्या है कि जो लोग राजस्थान के हैं और बाहर चले गए हैं काम धंधे के लिए, उनको वापस राजस्थान की तरफ लाना और फिर उनको भामाशाह बनाना और उनके अनुदान से भूमिगत जल संरक्षण के कार्य करना, जिससे कि आपके सतही जल और ये जो सिस्टम है इसमें सुधार किया जा सके। तो इसका शुरुआत खड़दरा गांव डूंगरपुर से की गई है, और इसमें भामाशाह और प्रवासी राजस्थानियों की सहायता से ये काम है वो करना है। तो नाम से पता चल जाता है। अब देखो, इसको अगर आप बहुत बढ़िया से याद भी नहीं करते हैं ना, तब भी नाम से पता चल जाएगा कि कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर का क्या मतलब है। ठीक है, ऑपरेशन फ्री स्काई, स्काई का मतलब आकाश, फ्री का मतलब आजाद, मतलब इसके अंतर्गत ये जनवरी की घटनाएं हैं। तो आपको पता है जनवरी में मकर संक्रांति आने वाली होती है, लोग पतंग उड़ाते हैं। पतंग जब उड़ाते हैं तो उसमें जो धागा होता है नायलॉन का होता है, जिससे कई बार पक्षी मरते हैं, कई बार मानवीय क्षति भी हो जाती है ना। तो इस प्रकार से पतंगों की डोर से घायल पक्षियों को बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई चलाया गया था। तो ये तो ठीक है, बस दिमाग में रख लेना, ये थोड़ा देख लेना। ठीक है, सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित का मतलब होता है जन्म देते समय जो माताएं हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन की पूर्ति करना। ठीक है, सुपोषित होना चाहिए, कुपोषित मल न्यूट्रिट नहीं होना चाहिए। इसकी शुरुआत जो है वो आपकी 1 मार्च 2020 में कर ली गई थी। इसका तीसरा चरण अभी जनवरी में कोटा से शुरू किया गया। ठीक है, और इसके तहत क्या है, आपके 125 किलोग्राम पोस्ट किट दिया जाता है, जिसमें आटा, घी वगैरह, ये कोई बहुत बढ़िया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इतना उल्लास पहल भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, एक बार पढ़ लेना आप इसको, उल्लास पहल को। ठीक है, इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण है। लाडेसर अभियान, ठीक है, लाडेसर अभियान 14 जनवरी 2025 को शुरू किया। लाडेसर जनरली हम बच्चों को कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों को जो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे हैं उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए जयपुर में लाडेसर अभियान शुरू किया। अभी ये प्रश्न RBS राजस्थान ये बोर्ड ने अभी किसी न किसी
परीक्षा में पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी परीक्षा में था। ऑपरेशन सरदवा भारत पाकिस्तान सीमा पे होता है, आपको पता है, और ये BSF के द्वारा चलाया गया। ठीक है, 2 देख लेना, ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ चर्चित व्यक्तित्व है जो अखबारों में बने रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपके स्पोर्ट्स और स्किम्स की क्लास अलग लूंगा, लेकिन फिर भी अखबारों में जो जो लोग बने हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतने हैं नहीं। जैसे आजकल क्या खेल खिलाड़ियों में और आजकल ऐसे नाम परीक्षाओं में आते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में होते नहीं है। ठीक है, जैसे हर्ष चौधरी, अब इसने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किसमें? बॉक्सिंग में। दीपक जांगिड़, ये आपके जैसलमेर लोंगेवाला के यहाँ पे अब 50 किलोमीटर की रेस होती है, वो रेस है, वो इसने 6.5 घंटे में पूरी करी। काफ़ी कठिन रेस होती है ये, बॉर्डर के साइड में रेतीले क्षेत्र में। दिवांश सिंह जो है तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, और राजीव दत्ता कुश्ती संघ के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। और अक्षिता माहेश्वरी, ये जयपुर की महिला क्रिकेटर है जो IPL की तर्ज पे जो WPL हो रहा है उसमें मुंबई की टीम में उसको शामिल किया गया, IPL में खेलेगी। ठीक है, विमेन प्रीमियर लीग है ये। सिद्धार्थ चौधरी, जिसने गोला फेंक इवेंट में गोल्ड मेडल जीता नेशनल एथलेटिक्स में। ये खिलाड़ियों के नाम अभी तो आपको नॉर्मल लग रहे हैं, परीक्षा में आजकल ऐसे खिलाड़ी पूछते हैं, तो स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, इन सभी खिलाड़ियों को 2-3 बार 4 बार पढ़ोगे तभी चीज़ें याद होगी। ठीक है, इनमें विक्रम सिंह तारात्रा, जिनको घुमंतु ब्रांड एम्बेसडर, जो राजस्थान सरकार क्या कर रही है, जितने भी ऐसे परिवार जो घुमंतु है या अर्ध घुमंतु है, विमुक्त जातियां हैं, इनकी लिस्टेड है पूरी की पूरी, इनके लिए आवासीय भूखंड आवंटित करने के लिए अभियान चलाया गया था, उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तारात्रा बाड़मेर में है। डॉक्टर रामनिवास, जिनको प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दिया गया। ठीक है, और ये वो व्यक्ति है जिन्होंने म्यांमार में भी भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर चंगेरिया, ये वास्तुकार हैं, चित्तौड़ से संबंधित हैं, और इन्होंने गणेश मंदिर की डिजाइन तैयार करी और अखबार में इनका काफ़ी बार नाम है, वो आ चुका है। महेंद्र सिंह झुंझुनू से हैं, और इन्होंने पठाना गांव के वायुसेना ने स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह ने गणतंत्र दिवस 2025 में वायुसेना की परेड कमांडर की जिम्मेदारी। तो ये अखबारी खबरें हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब परीक्षक प्रश्न पेपर बनाते हैं तो वो लोग जो है वो अखबारों पे उनकी दृष्टि हमेशा रहती है। ठीक है, तो ऐसे नाम हैं, तो अगर इनको 1-2 बार पढ़ लिया जाता है तो मोटा मोटा याद हो जाता है, फिर ऑप्शन देख के आंसर निकल जाता है। ठीक है, ड्रोन दीदी, अब देखो ड्रोन दीदी को आगे अपन और पढ़ेंगे। सूजस में ये खबर बनी थी, इसमें रितु मीणा ने क्या किया था, ड्रोन की सहायता से, है ना, ड्रोन की सहायता से इन्होंने आपके ये नैनो DAP और यूरिया का छिड़काव किया था। और इस उपलक्ष्य में इनको 76th जो आपके गणतंत्र दिवस हुआ उनमें इनको आमंत्रित किया गया था। ये मूल रूप से 12 के मांगरोल की निवासी है। ठीक है, तो इनका ये ध्यान रखना है। ड्रोन दीदी के नाम से रितु मीणा चर्चित हुई थी और इनके बारे में भी काफ़ी कुछ अखबारों में खबरें बनी थी। ठीक है, परीक्षा के टाइम हमारे साथ क्या दिक्कत आती है, हमारे साथ ये दिक्कत आती है कि हमें खबरें नहीं मिल रही होती हैं और फिर हम एक विशेषांक लाते हैं और विशेषांक पूरा पढ़ते हैं। अब आप विशेषांक को कितना भी पढ़ो फिर वो बोरिंग होता है, फिर समझ में नहीं आता है कि अब इसमें पढ़े क्या छोड़े क्या। अब आप सोचो कि अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो एक टैबलेट 6 दिन खाने से ठीक होगा या 6 टैबलेट 1 दिन खाने से ठीक होगा। ये सेम बात जिम पे लागू होती है, यही बात खाने पे लागू होती है, यही बात ट्रीटमेंट पे होती है, यही बात पढ़ाई में होती है। अगर आप सोच रहे हो कि एक सप्ताह लास्ट में एक विशेषांक ला के पढ़ लूंगा, तो वो वही बात है कि आप एक साथ 30 दिन की जिम कर लो 30 घंटे, या आप डेली अगर आधा पौना घंटे अगर करंट को देते हैं तो लास्ट टाइम ऐसी स्थिति आती है कि विशेषांक भी लाओगे ना तो भी वो फटाफट निकलेगा, क्योंकि सारी खबरें आपकी पढ़ी हुई होगी। विशेषांक में बहुत गिलेटिन करते हैं, कुछ चीज़ें शामिल करते हैं, काफ़ी चीज़ें वहाँ से हटा देते हैं। फिर हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं फिर याद होती नहीं है। अच्छा, दबाव और होता है कि 5 दिन बाद परीक्षा है, फटाफट पढ़नी है उसको, फिर वो 10-15 सवाल आते हैं करंट अफेयर के, बहुत दिक्कत होती है। इससे अच्छा है इसको अभी से शुरू किया जाए।
मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। मलावी अफ्रीका का एक देश है जहाँ पर जयपुर फूड निर्माण शुरू किया गया। ठीक है, भारत सरकार ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को पुनर्वास। जयपुर फूड आपको पता है, जो विकलांग दिव्यांग लोग हैं उनके पैर और उनका है वो बनाते हैं, कृत्रिम पैर बनाते हैं। तो इसका मलावी में, अफ्रीका के एक देश में केंद्र बनाया गया है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न कैसे आता है कि जयपुर फूड का केंद्र कौन से अफ्रीकन देश में बनाया गया? अभी तो ये प्रश्न कुछ लग नहीं रहा, यही प्रश्न परीक्षा में बनेगा तब हमें बहुत लगेगा कि यार कितना महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जब हम परीक्षा में कोई सवाल देखते हैं तभी हमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आने लगता है। यूथ पाठशाला ऐप, ठीक है, ये मदन दिलावर ने 15 जनवरी को इसका लोकार्पण किया था। इसमें क्या है, संस्कृत जो है वो भाषा को वापस पुनरुत्थान के लिए संस्कृत भाषा के अंदर आपके जितने भी पाठ्यक्रम हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी इसमें निःशुल्क रूप से करवाई जाएगी। तो यूथ पाठशाला ऐप में संस्कृत भाषा पे जोर दिया गया है। ठीक है, राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन कब हुआ? 8 से 12 जनवरी को हुआ, जयपुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? जयपुर में हुआ। और इसमें कई सारी प्रतियोगिताएं भी, प्रथम स्थान वालों को 50,000 रुपये और द्वितीय स्थान वालों को 25,000 रुपये दिए गए। तो यूथ कार्यक्रम में युवा ही भाग लेते हैं, तो ये थोड़ा देख लेना आप। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पॉलिसी, इसका प्रश्न नहीं बनेगा इतना, ये बस सिर्फ जानकारी के लिए। इसमें जो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है राजस्थान में, उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कैटेगरी ए में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर वाले लोग हैं। ठीक है, श्रेणी बी में 7,000 से लेकर 1,000 के बीच में आते हैं। फिर इनको है वो सरकार की योजनाओं का जितना प्रसार करेंगे, 3 नहीं 2 कैटेगरी में, ए और बी कैटेगरी, तो उनको 25,000 रुपये ए श्रेणी वालों को प्रति महीने देंगे, 15,000 रुपये बी श्रेणी वालों को प्रति महीना देंगे। तो आपके पास अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया में आपका अकाउंट वगैरह है और आपके ठीक ठाक फॉलोवर्स है, तो आपको डेली 1 आधी पोस्ट करनी पड़ती है, 1-2 पोस्ट करनी पड़ती है, और आपको यूं कहिए कि पैसे मिलते हैं। आप इन उलझना मत कि आप उसको रोजगार का माध्यम मत देखना, गवर्नमेंट आपका ज़्यादा यूज लेगी और ये फिर आप यही करते रहोगे, फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, लीला बोरडिया का पूछ सकते हैं, ये ब्लू पोट्री के लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ विविध घटनाक्रम है। भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025। ठीक है, भारत मंडप नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, और इसमें जयपुर के सम्यक जैन और लोचन गुरबख्याणी, राजस्थान सरकार ने इनको नॉमिनेट किया गया था, इन्होंने भाग लिया था। और इसमें था क्या, यूथ लीडर डायलॉग में आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कई बार एक सपना जाहिर किया है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। कैसे बनाना है, इस हेतु युवाओं के आइडियाज लेने हैं, और इसके उद्देश्य के चलते ये आयोजन किया गया। राजस्थान की तरफ से आपके टोटल 39 लोग क्विज प्रतियोगिता में वगैरह में थे, राजस्थान से 2 लोगों को सरकार ने भेजा था। ठीक है, और ये नवीन विचार प्रस्तुत करने के लिए आयोजन करवाए जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ समिट, भारत मेजबान है, और राजस्थान के निम्स यूनिवर्सिटी के बलवीर सिंह तोमर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा पहला अवसर है जब राजस्थान का कोई व्यक्ति विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, क्षितिजा 2025, ये अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिलाओं का है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये कुछ 2-3 घटनाएं और महत्वपूर्ण आएगी। ये विविध घटनाक्रम है जो बिल्कुल सूझबूझ से लिया गया है। अब देखिए, इसमें ये ऊपर वाली न्यूज़ तो ठीक है, नीचे वाला थोड़ा मैटर ठीक है। ये एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें नेवा नामक एप्लीकेशन बनाया है, और ये एप्लीकेशन जो है इस नाम से है, और इस एप्लीकेशन पर विधानसभा प्रत्येक सदस्य इस ऐप के द्वारा सदन से जुड़ी सभी जानकारी आईपैड पर भी देख सकते हैं। नेवा क्या है? नेवा एक एप्लीकेशन है जो आपके जिसके ऊपर विधानसभा की सारी चीजें जानकारी है वो देखी जा सकती है। श्री कर्णपुर में सड़क सुरक्षा हेतु यातायात पार्क बनाया गया है। कर्णपुर कहाँ पे है? गंगानगर के अंदर।
ठीक है। और पचपदरा रिफाइनरी जो बन रही है, यहाँ पे एक पेट्रो हब बनाया है सरकार ने, राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना की, जिसमें 3 गांव शामिल हैं। कौन से 3 गांव? खेमा बाबा नगर, बोराबास और बागुंडी। इनको मिला के पेट्रो जोन की स्थापना की। पेट्रो जोन का मतलब होता है ऐसा पेट्रोलियम क्षेत्र जहाँ पे जितने भी सैटेलाइट इंडस्ट्री है, सैटेलाइट का मतलब रिफाइनरी में जो ज़रूरी सामग्री होती है उनको बनाने वाले उद्योग, ठीक है, जैसे पाइप इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्री वहाँ पे स्थापित की जाएगी। पीपलूद पहले पेड़ पौधे लगाने के लिए फेमस हुआ था, आपको पता है। तो भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर का पीपलूद है वो, या नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ग्राम बोडाना में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए जैसलमेर जिले के बोडाना में भूमि आवंटित की गई है। तो ये सोलर प्रोजेक्ट बोडाना में बनाया जाएगा। तो ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना इसका। जोधपुर के थबुकड़ा में बालिका सैनिक स्कूल बनेगा। ये बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए। बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल अभी तक था नहीं, ये बनाया गया है। और सभी संभागों में एक सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी 2024-25 में, उसी को लागू किया है। और कोटा के अंदर रामगंज मंडी में इसी प्रकार का सैनिक स्कूल बनेगा, ठीक है। और निमराना और भिवाड़ी का जो पार्क है, सिंगापुर की सेम्ब कॉर्प कंपनी बनाएगी। ये पहले से प्रस्तावित है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स है, EPCH का जो पहला डोमेस्टिक फेयर है, ये कहाँ पे आयोजित होने वाला है? जोधपुर में आयोजित होने वाला है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और नीचे का बिंदु ध्यान रखना, राजस्थान का इस बार राज्य स्तरीय गणतंत्र समारोह कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि अब साल भर यही रहने वाला है। अगला 26 जनवरी 2026 को जब तक पद्म अवार्ड देंगे तब तक यही रहने वाले हैं। राजस्थान के 3 लोगों को पद्म श्री दिया गया, ठीक है। भारत भर के अंदर जितने भी शांति गैर सैन्य सेवाएं जितनी भी हैं, उनके लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए दिए जाते हैं, सैनिक सेवाओं के लिए नहीं दिए जाते। तो राजस्थान को पद्म भूषण और पद्म विभूषण तो नहीं मिला, इस बार पद्म श्री राजस्थान के 3 लोगों को दिया गया। ये तो आप तरीके से याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण कोई खबर आई है अभी तक तो ये आई है। उसमें देखिए, सबसे पहला नाम है श्री सीन काफ निज़ाम, जो जोधपुर के हैं, और ये अपने आप में साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इनको 2010 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था, और 2023 को निज़ाम को द उर्दू एकेडमी फेलोशिप भी दी गई। उर्दू साहित्य में लम्हों के सलीब, ठीक है, दस्त में दरिया, साया कोई लंबा ना था, नाद और जैसी कई कृतियां जो है वो इनके नाम हैं। ये पूछ सकते हैं, कथन पूछते हैं कई बार। श्रीमती बेगम बैतुल, ये जयपुर के हैं, कला से संबंधित हैं। मांड व भजन लोक गायिका है ये, ठीक है। लोकगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के लिए इनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। मूल रूप से नागौर से हैं, अभी इनका क्षेत्र जो है वो जयपुर है। इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी 2022 में दिया गया था। इसके बाद में तीसरा नाम आता है बैजनाथ महाराज, जो सीकर से हैं, अध्यात्म स्पिरिचुअल लीडर हैं ये, और वैदिक शिक्षा की अलग जगाने के लिए इन्होंने श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना भी की थी। तो लक्ष्मणगढ़ के अंदर इनका आश्रम भी है, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। सीन काफ निज़ाम, श्रीमती बेगम बतुल और बैजनाथ महाराज। इन तीनों के बारे में कई बार मतलब पद्मश्री का पुरस्कार कई बार परीक्षाओं में आता है, जिसमें सम्मिलित करो आ सकता है या कथन आ सकते हैं। कौन सा कथन ठीक नहीं है, एक नाम लिख के पूरा कथन बना देते हैं इनमें से। तो एक एक बिंदु इसके बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड 2024, तो इसमें 11 युवाओं को सम्मान दिया गया, हर अलग अलग क्षेत्रों से। जैसे जयपुर से प्रिया राठौड़, प्रिंस तिवारी, तनु प्रजापत, धर्मा जाट, यश गर्गे, ये सारे के सारे मैंने नाम है वो लिख लिए हैं। तो इसको आप एक बार देख लेना, है ना। यूथ आइकन अवार्ड जो
विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 11 युवाओं को इस बार है वो सम्मानित किया गया। ठीक है, ये 11 युवाओं के नाम लिखे हुए हैं। ऐसे आ सकता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, या आ सकता है कि कौन सा यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित है या नहीं है। तो इसका ध्यान रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और पूछे जाने योग्य है ये सवाल। मोना अग्रवाल भी इम्पोर्टेंट है। ये पैरा आपके खिलाड़ी हैं, पैरा मतलब दिव्यांग खिलाड़ी है, और इनको है वो अर्जुन अवार्ड दिया गया। पैरा निशानेबाज है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और इस बार राजस्थान से किसी को भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड नहीं दिया गया, अर्जुन अवार्ड में मोना अग्रवाल को दिया गया। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 24 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में कांस्य पदक जीता था, और इनके नाम कई सारी पैरा शूटिंग में कई सारी उपलब्धियां जो है वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलेटिक प्रवीण कुमार को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। एक भी राजस्थान से नहीं है। मोना अग्रवाल का ध्यान रखना, ये खेल खिलाड़ी में प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये अर्जुन अवार्ड ही हो गई अब। ठीक है, इसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अर्जुन अवार्ड हो गए, पद्म पुरस्कार हो गए, या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी हो गए, इन सब का विशेष तौर पे ध्यान रखना जरूरी होता है हमें। इस जैसे ये है, ये यूथ आइकन अवार्ड भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी ऐसी घटनाएं हैं जो एक दिन में तो आप कैसे याद करोगे, इसलिए कहते हैं कि इनको नियमित रूप से पढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसी जनवरी के शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो 7 पेज में बढ़िया नोट्स बन जाते हैं। फिर क्या है कि वो बुकलेट अगर आप जैसे अगली मेरी क्लास जब आएगी उस दिन आप वापस उसको पढ़ लो तो क्या होगा कि आपके रूटीन में आ जाएगा। फिर आप विशेषांक पढ़ोगे तो मेरे से जो कोई खबर छूट गई है तो विशेषांक में वो पकड़ में आ जाती है, विशेषांक से छूट गई है तो आपको ये नोट से पकड़ में आ जाती है, तो दिक्कत नहीं आती है ना। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वन लाइनर है, ठीक है, और ये वन लाइनर ऐसा है जो जनरली परीक्षाओं में नहीं आता, फिर भी अखबारों में बना है। जैसे राजस्थान के किशोरपुरा जो कोटा का है उसको सर्वश्रेष्ठ थाने का दर्जा दिया गया, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ थाने का दर्जा दिया गया। और यश चोपड़ा का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नीरज चौधरी राजस्थान के स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किए गए, ठीक है। और ये पचुकड़ा में बालिका सैनिक स्कूल की बात हमने पहले कर ली, जोधपुर संभाग का ये पहला बालिका, ये भी हमने देख लिया। जीएसटी ट्रिब्यूनल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और राइजिंग राजस्थान सम्मेलन आपको पता है अभी हुआ था दिसंबर 2024 के अंदर, जिसमें आपके 32 देशों ने भाग लिया था। तो उसको अपन आगे देखेंगे, थोड़ा सा वो आगे आ जाएगा वैसे, ठीक है। और राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी जो है आपके किशनगढ़ अजमेर में खोली गई। तो ये 3 घटनाएं इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। रूफटॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान। रूफटॉप का मतलब छतों के ऊपर लगाने वाला, ठीक है। बिजवाड़िया गांव जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने जोधपुर के इस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। ज्यादा ध्यान नहीं रखना है इस पर, और ये बात तो कॉमन आ गई वापस, ठीक है। एनटीए की तर्ज पर एसटीए का गठन किया जाएगा, ये ठीक है, जानकारी के लिए बढ़िया है, परीक्षा के काम का नहीं है। 41 जिलों और 7 संभागों के पुनर्गठन के बाद गृह विभाग ने सीकर, पाली और बांसवाड़ा पुलिस रेंज को समाप्त कर दिया। अब प्रदेश में 7 रेंज और 2 कमिश्नरेट वापस पहले की तरह ही मौजूद रहेंगे। प्रदेश के 6 जल योद्धा गणतंत्र दिवस समारोह के विशेष मेहमान रहे, ठीक है। ये प्रश्न पूछने योग्य नहीं है। सुरभि विश्वविद्यालय का ध्यान रखना, सिरोही के अंदर रेवदर के पास में पासनद गांव में खोला गया है। इसमें धार्मिक विश्वविद्यालय है, ये पथमेड़ा वाले लोग इसका संचालन करेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये तो कुछ नहीं है इसमें। अब कुछ ऐसी घटनाएं जो राजस्थान के विभिन्न सूजस के अंकों में कुछ चीजें अलग से शामिल की गई हैं। तो ये राजस्थान सूजस से हम कुछ बातें लेंगे, और आप क्या करोगे, इस पीपीटी को सूजस वाले पेज तो स्पेशली एक बार जूम करके अच्छे से पढ़ना। इसमें ज़्यादा शायद ना दिखें, लेकिन आप देखना ज़रूर। ये घटनाएं वो ली गई है जो सच में राज्य स्तर पे काम की है। और आपको पता है कि राजस्थान का करंट अफेयर्स जो है, जो भी परीक्षा में पूछा जा रहा है, जनरली आपके सूजस को विशेष तवज्जो दी जा रही है, ठीक है।
मरुद्रा बनेगी सुजलाम सुफलाम। ये किसकी बात की जा रही है? ये राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसको पार्वती काली सिंध परियोजना, जो मैं इसको है ना एक आपके हाईलाइट करते हुए चलूंगा। हाँ, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए विकसित राजस्थान के संकल्प पूरा करेगा। अब राम जल सेतु लिंक परियोजना कहते थे पहले, जिसका संशोधित नाम दिया गया पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना। तीनों को मिलाना था राजस्थान को, इसको है वो सुजलाम सुफलाम बनाने की परियोजना है। ठीक है, तो इस परियोजना को इन्होंने सुजलाम सुफलाम नाम दिया है। ठीक है, आगे इसमें कुछ भी नहीं है, ये बात इस पूरे में इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, एक घटना ये देख लेना कि राजस्थान के अंदर 3 करोड़ बहनें बनेगी लखपति दीदी। लखपति दीदी जो है ये सेल्फ हाफ ग्रुप जितने भी हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सॉरी SHG जिसे हम कहते हैं, खुद की हेल्प करके जैसे ग्रुप बनते हैं और सब उसमें एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करके और विकास का काम करते हैं। तो उसमें 3 करोड़ बहनें जो है वो लखपति दीदी बनेगी, तो उसमें गवर्नमेंट इनका हेल्प करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये घटना इन पूरे पेज में 2 घटनाएं महत्वपूर्ण है। सूजस पत्रिका जनवरी 2024 में कुछ बिंदु और आए थे, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए नमो ड्रोन दीदी योजना। अब ये ड्रोन दीदी योजना मैंने आपको पहले बता दी थी कि ड्रोन दीदी का प्रश्न जो है वो आगे भी पूछा जाएगा। ये ड्रोन दीदी का सूजस में ही आया था पहली बार। ठीक है, हर परिवार हर किसान बनेगा ऊर्जादाता, ये कुसुम योजना की बात चल रही है। ये PM कुसुम योजना के तहत खेतों के अंदर गवर्नमेंट की सहायता से सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। तो PM कुसुम योजना का भी आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ये सबसे कनेक्टेड राज्यों में होगा राजस्थान, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है, इसमें केवल कनेक्टिविटी की बात की गई है। और इसके अलावा ये वापस वही 3 करोड़ लोगों वाली बात है, इसमें अलग से कुछ नहीं है। राम जल सेतु लिंक परियोजना, ये सेम वापस परियोजना है, और जो पार्वती काली सिंध और चंबल नदी की जो मैंने आगे पीछे बात की थी वो सेम बात है। और इसके संबंध में ये बिंदु है जिसमें ये योजना 17 जिलों की 3.25 करोड़ की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाएगी। 25 लाख किसानों की आय को बढ़ाने हेतु लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी। राज्य के चहुमुखी विकास हेतु जल उपलब्ध होगा, और इसमें बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती, गंभीरी, साबी जैसे नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा इसमें। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जो है वो आपके शामिल हैं। तो इसको आप बढ़िया तरीके से योजना को लिख लेना, शॉर्ट में एक नोट्स बना देना इसका। ठीक है, रन फॉर विकसित राजस्थान। तो जो राजस्थान सरकार का पहला वर्ष पूरा हुआ इस बार, तो उस समय रन फॉर विकसित राजस्थान की इन्होंने दौड़ की थी ये। ठीक है, और इसमें 12 दिसंबर को आयोजन किया गया, और राज्य की प्रगति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की इसमें बात की गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार, बाकी ये नोट करके बढ़िया से लिख लेना राम जल सेतु का, क्योंकि पिछली तीनों खबरें इसके ऊपर आई है। युवा सपने देखे, हम पूरे करेंगे, इसमें विशेष कुछ नहीं था। वेस्ट टू वंडर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जयपुर ग्रेटर नगर निगम जो है उसकी ये पहल है, जिसमें आपके वेस्ट का मतलब होता है कचरा, और कचरे से आपके अच्छी चीजें बनाई जाएगी। तो जयपुर द्वारा मानसरोवर के डी पार्क में ये पार्क बनाया गया है। ठीक है, इस पार्क में अन्य उपयोगी वस्तुओं से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, इस प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाएगी। तो ये वेस्ट टू वंडर पार्क कब और कहाँ स्थापित किया गया, इसका थोड़ा सा आप लिख लेना है ना, कि ये जयपुर के अंदर किया गया मानसरोवर में, और ये ग्रेटर नगर निगम की एक शानदार पहल है। और आप देख पा रहे होंगे ये जितना भी, ये जैसे टायर, खराब टायर है, इस टायर से इस प्रकार का एक है वो रूप बना दिया, तो उसका वेस्ट का यूज भी हो गया, और एक आश्चर्यजनक आकृतियां भी निर्मित हो गई। तो बनाइए। पार्क में कुल 12 आर्टिकल्स हैं, जिसमें कबाड़ के उपयोग से बनाई गई बाइक, बैठने की व्यवस्था के लिए प्लास्टिक की बनी हुई टायर, चेयर, ये सारी चीजें जो है वो की गई है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, हर सिटी में इस इनिशिएटिव को लागू
किया जा सकता है। ठीक है, खुशहाल समृद्ध किसान तभी राजस्थान विकसित राजस्थान। वापस वही राम जल सेतु की बात आई है, और आप राम जल सेतु का वैसे भी लिखोगे तो ठीक है, उसमें काम आ जाएगा ये। ठीक है, बाकी किसान निधि का प्रश्न अब नहीं आने वाला। किसान सम्मेलन कहाँ पे हुआ, इसका थोड़ा सा देख लेना आप। ये 13 दिसंबर 2024 को हुआ है, कायड़ में हुआ, अजमेर के अंदर किसान सम्मेलन हुआ है। और इसमें 70 लाख से अधिक किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि है वो सीधे तौर पे हस्तांतरित की गई। ठीक है, और इसमें 3,25,000 पशुपालकों को भी मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखा। साथ में उन्होंने क्या कहा है, साथ में ये कहा है कि हम जो है ये आपके 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य तय किया है। ठीक है, 24 घंटे बिजली देने का। तो ये 2-4 बातें हैं, तो आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, इतनी बातें इसमें लिख लेना नोट डाल के कि किसान सम्मेलन कहाँ पे हुआ, कब हुआ, और उसमें ये 3-4 बातें जो है वो हुई थी। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन, तो सबसे पहली बात है कि ये आयोजित कहाँ हुआ, तो ये आयोजित हुआ 13 दिसंबर को और उदयपुर के अंदर हुआ। ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। और इसमें 1 लाख नवीन लखपति दीदी का सम्मान किया गया, ड्रोन दीदी का चयन किया गया। ठीक है, अमृत आहार योजना, राज सखी पोर्टल, और यहीं पर आपको पता होगा जननी सुरक्षा योजना जो थी उसको लाडो योजना करके और उसकी राशि 50,000 से लाख रुपए कर दी, जिसको आगे हमने लिया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट भी गठित की गई। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के अंदर पुलिस जवान है, महिलाएं। अभी थोड़े दिन पहले बाड़मेर के अंदर इसी कालिका यूनिट ने कुछ ऐसे घर जो सुनसान पड़े थे उसमें कई स्मगलर्स वगैरह को कालिका यूनिट ने गिरफ्तार किया था। तो कालिका यूनिट काफी चर्चा में रही हुई है। इसका गठन इसी जगह पे है, वो राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में किया गया था, तो उसका ध्यान रखना आप। गोवर्धन परिक्रमा, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप पूरा प्रिंट करवा देना। ठीक है, क्योंकि ये पंच गौरव योजना है, और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। और इसमें क्या किया गया, सरकार ने राजस्थान के जो 41 जिले हैं टोटल, 41 जिले के पंच गौरव, हर जिले के 5 गौरव घोषित किए और उनके संरक्षण पे बल दिया जाएगा। जैसे बाड़मेर, अब बाड़मेर के अंदर 5 गौरव कौन कौन से, उपज, प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल। अब बाड़मेर में ईसब गोल, आपको पता है कि यहाँ खारा पानी है, ईसब गोल खारे पानी में हो जाता है बढ़िया। और भूमि, इसी भूमि जो बाड़मेर की ईसब गोल मानती है। दूसरा प्रजाति, यहाँ पे किस प्रजाति को पंच गौरव में रखा है, रोहिड़ा को रखा है। यहाँ पे किस उत्पाद को, कसीदाकारी बाड़मेर में अधिक होती है, उसको रखा है। पर्यटन स्थल के लिए बाड़मेर में किसको रखा, किराड़ू के मंदिर को। और खेल के रूप में बाड़मेर को रखा, बास्केटबॉल एकेडमी वगैरह सब बास्केटबॉल का बाड़मेर में बहुत बड़ी हब है यहाँ पे। तो ये 5 चीजें बाड़मेर की है, और इसी तरह से हर जिले की इन्होंने घोषित की है। देखो ये बाड़मेर का किया है इस तरह से। अगर आप ब्यावर देखोगे, भरतपुर देखो, भरतपुर में केवला देवी नेशनल पार्क पर्यटन स्थल और कुश्ती को खेल के रूप में रखा है। डूंगरपुर को देखोगे तो आम, सागवान, ग्रेनाइट ये पूछते हैं। देखो इसमें पर्यटन स्थल भी आपको 41 पर्यटन स्थल याद हो जाएंगे। आपको खेल का तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये उत्पाद, पर्यटन स्थल और ये फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर जिले की महत्वपूर्ण जो फसल है वही रखी गई है, महत्वपूर्ण जो पेड़ पौधे की प्रजाति वही रखी गई है, महत्वपूर्ण उत्पाद रखा गया और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल रखा गया है। खेल तो फिर भी कॉमन हो जाता है, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न पूछने योग्य हैं। और इसकी टेबल बनी हुई है, यही टेबल बनाई हुई है, आप इसको बढ़िया से प्रिंट करके अच्छे से इसको समझना, क्योंकि हर जिले की 5-5 चीजें हैं। कौन सी 5? उपज, उत्पाद, खेल, पर्यटन स्थल और प्रजाति। इसको कहते हैं राजस्थान के पंच गौरव। हर जिले के 5-5 गौरव तय किए गए हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से पद्म पुरस्कार है उसी तरह से ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप करंट अफेयर्स की कॉपी में इसको प्रिंट करके चिपका सकते हैं। अब सुजस पत्रिका के अंदर कुछ और चीजें भी इसमें शामिल की गई। क्या क्या शामिल किया गया?
ये 10 संकल्प और 9 नीतियाँ गवर्नमेंट ने घोषित करी जनवरी के अंदर, और इसमें हालांकि इतना विशेष कुछ नहीं है, सौर ऊर्जा पे काम है, हस्तशिल्प कारीगरी पे हैं, इसमें कोई ऐसा प्रश्न बनने जैसा नहीं है। लेकिन ये जो 10 संकल्प और 9 नीतियाँ घोषित की, ये ठीक आपके राइजिंग राजस्थान 2024 से पहले घोषित की, ताकि जो इन्वेस्टर्स भारत में राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो इन्वेस्टर्स ये सारी चीजें देखने के बाद उनको निवेश के लिए आकर्षित किया जा सकता है। उस आकर्षित करने के लिए सरकार ने जो है वो ये किया था, 10 संकल्प लिए थे। पूछते नहीं है कौन सा संकल्प लिया नहीं लिया। महाकुंभ में तो ठीक है, राजस्थान वालों के लिए हमने क्या व्यवस्थाएं की है, वही बात लिखी है कि हमने 84 स्तंभों का आस्था स्तंभ बनाया, प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर 4 हिस्सों में ये सब काम किया गया, प्रयागराज में रहने की व्यवस्थाएं की गई, तो ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। राम ही राह, राम ही ठिकाना, राम ही पूर्ण, राम ही ताना बाना, ये गवर्नमेंट का श्री राम मंदिर के अंदर क्या योगदान है उस पर बात की गई है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आने लायक है नहीं, फिर भी एक बार आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ लेना। मैंने आप में को पढ़ने के लिए इसमें ये पीपीटी शामिल करवाई है। ये है राइजिंग राजस्थान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 9 से 11 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ, 32 देशों ने भाग लिया इसमें, ठीक है, और 17 जो है वो इसमें पार्टनर कंट्री थी, ठीक है ना। तो ये 9 से लेकर 11 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर ने इसकी अध्यक्षता की। और राइजिंग राजस्थान में होता क्या, बेसिकली जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं और सरकार अपने ड्राफ्ट प्रपोजल रखती है कि हम देश के जो निवेशक हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, और वे लोग फिर क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो लोग गवर्नमेंट से डील करते हैं कि भाई हम राजस्थान में ये करेंगे। जैसे MOU बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे मान लो 35 लाख करोड़ के MOU हुए, तो 35 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर करी है इन्वेस्टर्स ने। इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान में 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। 35 लाख करोड़ में लास्ट में लाख 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता है। हाँ, ये जरूर है कि MOU होते हैं, तो जैसे अंबानी आए, अंबानी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आया, उन्होंने कह दिया भाई हम 20,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने का यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं। फिर बाद में बात होती है, फिर उसको अंतिम रूप तक जाते जाते चीज़ें बदल जाती है, और फिर हकीकत में क्या होता है 10% भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ये काम करती है ताकि इन्वेस्टर्स आए, यहाँ इन्वेस्ट करें, लोगों को रोजगार मिले और राज्य की इकोनॉमी थोड़ी सी साउंड हो। और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट तभी करते हैं जब हेल्दी इन्वायरमेंट हो। हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सारा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, मतलब व्यापार करने में बहुत आसानी हो। तो एक इन्वेस्टर्स फ्रेंडली स्टेट होना बहुत ज़रूरी है, और दुनिया के दूसरे देशों को ये दिखाने के लिए कि भाई हम इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं, उस हेतु इस प्रकार के सम्मेलन किए जाते हैं ताकि उद्योगपति यहाँ पे आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। आगे बढ़ते हैं। ये रानी जी की बावड़ी है, और एक बार पूरा इसका लेख आया था, तो क्या पता ये पूछ ले कि अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने 1699 में यहाँ इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये कुछ बावड़ी की बातें थी, एक दिन आई थी तो उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। मैंने कहा ना, जो पहले जननी सुरक्षा योजना थी जिसमें 50,000 रुपये बच्ची को मिलते थे, अब उसकी राशि बढ़ के कितनी हो गई है, 1 लाख रुपए। और इस योजना का नाम भी इन्होंने बदल के अब ये कर दिया है लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है। 1 अगस्त 2024 से इसको लागू कर दिया गया। तो काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज कर दी। भुगतान की राशि जो है वो आपके 7 किस्तों के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। जन्म होने पे 2500 रुपये, 1 वर्ष की आयु पूरी होने पे 2500 रुपये, फिर एडमिशन लेने पे 4,000, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में भी हो सकता है। फिर 6ठी में प्रवेश लेने पे 5,000, 10वीं में प्रवेश लेने पे 10,000, और ये 1 लाख रुपए की राशि जो है वो बालिकाओं को दी जाती। पहले इसको जननी सुरक्षा योजना कहते थे, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है।
और आप इसको बढ़िया से एक एक लाइन पढ़ लेना इसकी, तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि ये योजना जो है वो एजुकेशन में भी आती है, ठीक है, और परीक्षा में पूछे जाने के पूरी की पूरी संभावना इसमें रहती है। पहले 50,000 भी थे, अभी इसके लाख रुपए हो गए हैं। पहले 12वीं तक था, अब इनका ये वो 12वीं के बाद भी स्नातक तक कर दिया गया है, ठीक है। पहले 12वीं तक चीज़ें पूरी हो जाती थी, अब इन्होंने 50,000 रुपये और दिए हैं कि भाई अगर कोई बच्ची स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करेगी तो 50,000 रुपये उसको और मिलेंगे, ठीक है। तो पहले ये केवल 12वीं कक्षा तक योजना थी, अब 21 साल की उम्र तक है। हर वर्ष लगभग 5 लाख बेटियां इसमें लाभान्वित होगी, ठीक है। पहले 6 किस्तें थी, अब इसमें 7 किस्त हो गई। पहले 6 यहाँ तक ही थी जननी सुरक्षा योजना में, अब इसको 7 किस्तों तक कर दिया गया। आप इसको पढ़ना, ये योजना परीक्षा में आ सकती है। गोडावण, ठीक है, गोडावण को मिली संजीवनी। ये गोडावण आपको पता ही है अच्छी तरीके से कि इसको 21 मई 1982 को आपके राज्य पक्षी का दर्जा मिला हुआ है इसको, है ना, और इसको अपन आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स बोलते हैं, और इसकी अधिकांश आबादी राजस्थान और गुजरात में मिलती है, ठीक है। इस पे आर्टिकल है कि 3 दशकों में आबादी में लगातार 75% की गिरावट हुई है। अब कृत्रिम गर्भाधान से निषेचन अंडे से पहली बार गोडावण शिशु का जन्म हुआ है, तब ये जो संकटग्रस्त हो रहा था, अब इसकी स्थिति वापस ठीक की जाएगी, तो एक संजीवनी मिली है। इस पे आर्टिकल है पूरा, और इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। 21 मई 1982 को राज्य पक्षी का इसको दर्जा दिया गया। ये तारीख कई किताबों में अलग है, मैं बिल्कुल ऑर्डर के अनुसार लिख रहा हूँ ये तारीख। सूजस पत्रिका से कुछ 2-3 खबरें और थी। पतंग उड़ाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। राज सखी राष्ट्रीय मेले का अवलोकन, ठीक है, इसमें भी कोई खास कुछ नहीं है इतना। ये नॉर्मल बात थी, ये कुछ विविध बातें हैं, बस इतना ही रहेगा। ये जो है ना राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, खेल खिलाड़ी और बजट, इसकी कक्षा जो होगी ये जनवरी और फरवरी और मार्च तीनों की मिलाकर, और आपके 7 अप्रैल को इसकी कक्षा जो है वो मैं लूँगा, और इन तीनों की अलग से ली जाएगी। 7 अप्रैल की क्लास आएगी जिसमें ये 3 चीज़ें मैं कवर करूँगा, ठीक है। हाँ, बस ये आज का इतना ही था, और अगली क्लास में और कुछ चीज़ें नई ऐड करेंगे। आपकी तरफ से भी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, मैं अगली क्लास में उसको लागू करने की कोशिश करूँगा। अगली जो कक्षा आएगी हमारी करंट अफेयर्स की, वो आएगी आपके हाँ, ये आएगी 16 मार्च की, आज हो गई 23 मार्च को अगली क्लास आएगी। 23 मार्च से पहले आपके जो भी कोई सजेशंस होंगे, जेन्युइन सजेशंस, तो डेफिनेटली 23 मार्च को उसमें शामिल किए जाएंगे। 23 मार्च को मार्च की पूरी कक्षा आएगी। 7 अप्रैल को वो मैंने बताया आपको खेल खिलाड़ी और योजना और बजट के ऊपर बात करेंगे, और 30 अप्रैल को वापस पूरी अप्रैल की कक्षा लेंगे। उसके बाद महीने में 2-2 कक्षाएं आती रहेगी, ठीक है। आपका बहुत प्रेम और सपोर्ट रहेगा तो ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, और अब सभी कामों से फ्री होने के बाद में ये सिलसिला जो है वो शुरू किया है। उम्मीद करता हूँ आपका समर्थन भरपूर रहेगा, और आप इसको अच्छे से पढ़ते रहेंगे और बताते भी रहेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।